हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 11 से है, प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको हम वन शॉट में आज कवर करने वाले हैं। अब फोटोसिंथेसिस में हम बचपन से जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज करके प्लांट्स जो है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स का हमें ये स्पेशल फीचर पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम प्लांट्स का जो स्टोर्ड फूड होता है, जो स्टार्च होता है या फिर जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो हम खा लेते हैं, अपना खाना हम खुद से नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं और प्लांट्स जो है वो फोटोट्रॉपिक कहलाते हैं। फोटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद फोटॉन्स यूज करके, फोटॉन्स मतलब लाइट की यूनिट को फोटॉन्स कहते हैं। तो सनलाइट यूज करके अपना खाना वो खुद बना रहे हैं। खाना मतलब यहाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि एनर्जी देगा। खाना मतलब जो हमें एनर्जी देगा बाद में। तो प्लांट्स के लिए क्या है खाना? ग्लूकोज। ये रहा ग्लूकोज। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की जो कि फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सके, तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन, जहां हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यूज करेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक पिगमेंट जरूरी है। क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है। हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस जब भी प्लांट्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो यही हमारा एक केमिकली, अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो केमिकली हम इस तरीके से फोटोसिंथेसिस को बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बाकी जो हम लिखेंगे लेंथ वाइज वो वर्ड्स में, वो तो है ही कि व्हेन द प्लांट makes its own food, that is the glucose, in the presence of sunlight and chlorophyll by utilizing carbon dioxide and water, it forms glucose and oxygen is released. ये photosynthesis कहलाता है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस तो हमने देख लिया, इसकी मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, डिस्कवर किया गया कि प्लांट्स कर रहे हैं। मतलब हम प्लांट्स तो हमेशा से कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, हमें कब पता चला, हमें कैसे पता चला? तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है और कैसे हमें पता चला कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए तो हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, हमें पता चला वाटर ज़रूरी है, हमें पता चला सनलाइट ज़रूरी है, हमें पता चला ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूफ किया गया, तब जाके हम अब पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता है, पहले हमें ये पता नहीं था। तो वही एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे। आपकी क्लास 10th में एक कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जहाँ पर हम KOH यूज़ करते हैं। तो अगर हम KOH यूज़ करेंगे, जैसे इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट था कि बेल जार एक्सपेरिमेंट ही था। बेल जार में हमने क्या किया, पॉटेड प्लांट्स रखे थे। ठीक है, पॉटेड प्लांट्स हमने रखे थे और वहाँ पर एक बेल जार में हमने एक पेट्री डिश में KOH रख दिया था, दूसरे में नहीं रखा था। इन्हें वाटर दे दिया गया है, सनलाइट आ रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लास है, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर, यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऑफ एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये प्लांट तो स्टार्च सिंथेसाइज कर रहा था पर ये नहीं कर पा रहा था। ये नहीं कर पा रहा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो KOH प्रेजेंट है इसने सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था एटमॉस्फेयर से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट 10th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे और चीज़ों को कैसे हमने डिस्कवर किया उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे जोसेफ प्रिस्टली को ऑक्सीजन के डिस्कवरी के लिए भी एक जाना जाता है कि जोसेफ प्रिस्टली ने ही बताया था कि ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। उन्होंने क्या किया, इस तरीके का बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि पहले प्रिस्टली ने क्या किया कि एक सेटअप किया जिसमें बेल जार के अंदर एक चूहा था और एक कैंडल था। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ टाइम में चूहा जो है, जो माइस है, वो ऑक्सीजन यूज करता है, एरोबिक है हमारे जैसा, और जो कैंडल है वो भी बर्न जो कर रहा है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है, ये दोनों चीजें हैं, माइस एज वेल एज जो कैंडल, दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है सबको यूटिलाइज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। तो आफ्टर अ टाइम जब यहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ पर माइस भी सर्वाइव नहीं करेगा और कैंडल का फ्लेम भी बुझ जाएगा।
तो ये एक्सपेरिमेंट था कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन कहीं से रिन्यू ही नहीं हो पा रहा है, जो दोनों चीज़ें हैं दोनों ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन खत्म हो गया यहाँ। अब इसमें एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया, दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो यहाँ पर एक प्लांट रख दिया बस, ठीक है, सनलाइट मिल रहा है, वाटर दिया हुआ है प्लांट को। अब एयर में जितने भी यहाँ पर ऑक्सीजन है ये माइस और कैंडल यूटिलाइज तो कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर ले रहे हैं। किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट मिल रहा है, वाटर इनको दिया हुआ है, तो जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कौन यूज कर रहे हैं, कैंडल और माइस और माइस और कैंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है वो प्लांट्स। तो इस तरीके से ये सारी चीजें सर्वाइव कर रही है यहाँ पर। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया एसेंशियलिटी ऑफ एयर और इसमें भी ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस, और ये बताया कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो फाउल एयर क्या वो, फाउल एयर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फाउल एयर को इसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज आउट किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रेस्ली ने किया। अगले साइंटिस्ट पर हम आते हैं। अगला साइंटिस्ट है हमारे पास जैन इंजनहाउस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया और कुछ मॉडिफिकेशंस किए। तो इन्होंने देखा कि जब हम ब्राइट सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है, ब्राइट सनलाइट, डार्कनेस में नहीं, जब हम ब्राइट सनलाइट दे रहे हैं तो वहाँ पर ग्रीन पार्ट्स, जहाँ भी प्लांट में हर जगह ग्रीन पार्ट्स हो ज़रूरी नहीं है, कुछ येलो पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वुडी ट्रीज़ की हम बात की जाए तो ब्राउन पोर्शन जो उनका वुडी पार्ट होता है वो भी होता है। तो जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट थे, मतलब क्लोरोफिल वहाँ पर प्रेजेंट था, वहाँ पर स्मॉल बबल्स दिखे। और ये कहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्मॉल बबल्स दिखे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया वाटर के अंदर। वाटर में जब भी हम मान लो एक ग्लास है, एक ग्लास में अगर हम इस तरीके से स्ट्रॉ डालते हैं और ऊपर से एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ पर बुलबुले दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या पता चला, एयर रिलीज हो रहा है, एयर यहाँ पर आ रहा है इन वाटर, ओके। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर क्या एक्वेटिक प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और ब्राइट सनलाइट में इन्हें दिखा एक्वेटिक प्लांट में ग्रीन पार्ट्स, जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट्स थे प्लांट के उसके आसपास बबल्स दिखे। इसका मतलब वहाँ पर एयर रिलीज हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन था। इन्होंने तो बोल दिया ऑक्सीजन है, इन्होंने प्रूव किया, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके प्रूव किया इसको एक्सपेरिमेंटली दूसरे तरीके से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर, जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक का कहना था कि प्लांट्स जो भी कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वहाँ पर वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेंगे वो ग्लूकोज बनाएंगे, जितना उनको यूज़ करना होगा वो यूज़ करेंगे, जो बचा खुचा ग्लूकोज है वो एज अ स्टार्च स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगले साइंटिस्ट पर हम आते हैं टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म हमने पढ़ा हुआ है, प्रिज्म क्या करता है, यहाँ से व्हाइट लाइट अगर हम फोकस करेंगे, व्हाइट लाइट को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इनटू विबग्योर, ठीक है। विबग्योर हमारा जो पूरा 7 लाइट है, व्हाइट लाइट का जो वेरिएशन है उसमें ये स्प्लिट कर देगा। अब यहाँ पर एक ग्रीन एल्गा पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये है हमारा ग्रीन एल्गा, क्लैडोफोरा, ये जो हमने बनाया हुआ है ये है हमारा क्लैडोफोरा, ओके। ये एल्गी है, एल्गी प्लांट्स में आते हैं, इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनके पास भी पिगमेंट्स हैं। अब जब विबग्योर इस तरीके से हमने फोकस किया अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम एल्गी, क्लैडोफोरा, तो यहाँ पर इनको क्या दिखा कि जो ब्लू एरिया है वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा दिखे और रेड एरिया में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा दिखे। बाकी एरिया में भी थे। अब एरोबिक बैक्टीरिया दिखने का मतलब क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं।
तो जितना जितना ज़्यादा जहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा जाना चाहेंगे बैक्टीरिया एरोबिक वाले। तो यहाँ पर अगर ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया मिले, इसका मतलब कि यहाँ और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दो रीजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी पर एक एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग यही बोला गया कि ब्लू एंड रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत हाई होता है। बाकी रीजन में भी होता है, ऐसा नहीं है बाकी रीजन में नहीं होता, ये हमारा येलो रीजन में भी होगा, जहाँ पर ग्रीन लाइट पड़ रहा है वहाँ पर भी होगा, लेकिन जहाँ ब्लू लाइट और जहाँ रेड लाइट ज़्यादा है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अमाउंट में होगा, रेट बढ़ जाएगा उसका। ओके, चल अगले पर आ जाते हैं। अगले साइंटिस्ट है वॉन नील। वॉन नील ने बताया कि वाटर जो हमारा, यहाँ पर हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करता है, हाइड्रोजन दे देता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन बच जाता है और ऑक्सीजन हमारा रिलीज आउट हो जाता है। तो हम अभी तक क्या सोच रहे थे, अगर हम ये सोच रहे थे कि जो ऑक्सीजन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, हम क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन निकाल दिया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन निकल गया, वहाँ से कार्बन अलग हो गया। नहीं, यहाँ पर प्रूव किया गया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। ओके, इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया जिसमें कि हाइड्रोजन डोनर H2S था, मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S ये यूज हो रहा था इन फोटोसिंथेसिस। अब जब ये यूज हो रहा था तो यहाँ पर ग्लूकोज तो हमारा बना ही, 6C6H12O6 तो बना ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह सल्फर गैस बना। तो अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा होता तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन बनता, पर क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो ये हाइड्रोजन डोनर जो यहाँ पर H2O है इससे आ रहा है, इसलिए जहाँ पर भी हाइड्रोजन डोनर के साथ जो भी चीज़, जो भी कंपोनेंट होगा वही रिलीज आउट होगा। जैसे यहाँ पर H2S था तो सल्फर गैस रिलीज हुआ। ओके, अगर यहाँ पर H2O था तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इसको आगे प्रूफ किया गया रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से, जिसमें क्या हुआ, हमने सेम एक्सपेरिमेंट ये वाला परफॉर्म किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट वॉन नील ने प्रूव कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ऑक्सीजन 18 यूज किया। किसमें ऑक्सीजन 18 यूज किया, वाटर में। वाटर में जब ऑक्सीजन 18 यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाला यूज हुआ, तो जब वाटर में ऑक्सीजन 18 यूज हुआ तो जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकला उसमें भी पाया गया कि वो ऑक्सीजन 18 टाइप वाला ही था, नॉट ऑक्सीजन 16। ओके, तो इस तरीके से प्रूव किया गया। बाद में ये वॉन नील ने नहीं प्रूव किया था रेडियो आइसोटोप ट्रेसर वाला, ये वॉन नील ने बस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया और वहां से इन्होंने प्रूव किया कि सल्फर गैस रिलीज हो रहा है व्हेन वी यूज H2S एज द हाइड्रोजन डोनर। ओके, चल अगले नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस, अब तो हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कौन से जगह पर होता है, प्लांट्स में कहाँ होता है, हम अभी तक जान रहे थे लीव्स में होता है या फिर जहाँ पर भी क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। एक्चुअल में लीव्स में भी कहाँ पर होता है, लीव्स में हमें पता है कि मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत हाई होता है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर हाई होगा तो वहाँ पर पिगमेंट्स जो होते हैं इनमें वो भी हाई होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दिस इज अ डायग्राम, एक रफ डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन ये हमारा हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रोमा, ये हमारे यहाँ पर ये जो हमारे हैं ये ग्रेना थाइलेकॉइड्स है। ठीक है, ग्रेना थाइलेकॉइड से जैसे सिक्के को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो उस तरीके से ये अरेंज रहते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड्स। और ये जो बीच में स्ट्रोमा में है इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, इनमें भी पिगमेंट्स होते हैं। ओके, स्ट्रोमा लैमेले, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स वगैरह। तो हमारे काम का ये सारी चीज़ें।
तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स में, लीव्स में जो होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट का हर ग्रीन पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बी इट लीव्स बी इट स्टेम, बट मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट क्योंकि लीव्स के मीजोफिल सेल में होता है तो हम मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन उनको देते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ग्रैना थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा लैमेले पर। देखो ग्रैना थाइलाकॉइड्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पर ग्रैना थाइलाकॉइड्स इस तरीके से है। तो अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट का जो यूनिट है फोटॉन्स, उनको एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे और आगे केमिकल प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। ओके, स्ट्रोमा लैमेले और ग्रैना थाइलाकॉइड्स, इन दोनों जगह पर होता है हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके होने के लिए लाइट होना जरूरी है, सनलाइट होना जरूरी है, फोटॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, बिना फोटॉन्स के लिए नहीं होगा और ग्रैना थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेले में ही होता है। अब हम आते हैं स्ट्रोमा पर। स्ट्रोमा में होता है हमारा डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का सिंपल मतलब ये है कि ये जो है ये लाइट पर डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं है, बट दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जब हम लाइट रिएक्शन कर लेंगे, हमने सनलाइट यूज कर लिया, फोटॉन्स यूज कर लिया, लाइट रिएक्शन कर लिया, तो लाइट रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसे हम अब यूज करेंगे डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए। डार्क रिएक्शन में तो डायरेक्टली डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट जरूरी नहीं है, बट सनलाइट इनडायरेक्टली जरूरी क्यों है? जब तक सनलाइट नहीं होगा लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा, इसके प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, और ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। तो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, नॉट डायरेक्टली। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं कि रात में होता है, ठीक है। ये सनलाइट जाने के बाद भी ये रिएक्शन चल सकता है, पर सनलाइट जाने के बाद ये रिएक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। जब सनसेट हो जाता है आफ्टर सन, तब कुछ टाइम तक डार्क रिएक्शन चल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हुए हैं उसको इसको फेवर करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। पर जैसे ही सनलाइट खत्म हो गया, जैसे शाम अंधेरा हो गया, सनलाइट पूरा का पूरा खत्म हो गया, रात हो गया, ये काम नहीं करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स पढ़ते हैं, पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट्स हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं पिगमेंट्स। हम जानते थे अभी तक क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में भी टाइप्स होते हैं। देखो क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए होता है जो कि ब्राइट ब्लूइश ग्रीन कलर में दिखता है। ओके, क्लोरोफिल बी होता है जो कि येलोइश ग्रीन कलर में दिखता है। और पिगमेंट्स है ज़ैंथोफिल येलो कलर एंड कैरोटिनॉइड्स जो कि येलो टू येलो ऑरेंज कलर दिखता है, और यही कलर वो प्रमोट देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। अब ये सारे के सारे पिगमेंट्स हमारा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन काम अलग अलग तरीके से करते हैं। अल्टीमेटली एक काम है लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाना, ग्लूकोज बनवाना, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने का तरीका अलग अलग है किसी सबका। कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, तो तरीका अलग अलग है। पढ़ हम लोग सब सेम चीज़ रहे हैं, तो काम ये सारे के सारे एक ही कर रहे हैं, बट इनके काम करने का तरीका बस चेंज हो गया है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम पर हम आते हैं, एनसीईआरटी का लिया हुआ डायग्राम है ये सारे, ठीक है। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स ग्रीन में छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे कहलाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तीन क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना मॉलिक्यूल या एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अब मेन पिगमेंट जो है, जो राजा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है, जो थ्रोन पे बैठा हुआ है, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, वो है हमारा क्लोरोफिल ए। दिस इज द मेन पिगमेंट। और क्लोरोफिल ए जो होता है उसे हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट किया गया है, और इसे नाम दिया गया है रिएक्शन सेंटर।
सेंटर मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर बनाता है ये क्लोरोफिल ए बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर यहाँ पर कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ते हैं तो दो टाइप के हम पढ़ेंगे, वहाँ पर फोटो सिस्टम्स होते हैं। बट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, जब हम बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में हमने लिखा LHC। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक हमारा रिएक्शन सेंटर आएगा, ठीक है, हमारे एंटीना मॉलिक्यूल्स आते हैं, हमारे कुछ एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सब मिल करके बनाते हैं एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एक फोटो सिस्टम। अब देखो फोटो सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। अब दोनों में डिफरेंस बस यहाँ पर हो जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ, कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, क्या क्या है, रिएक्शन सेंटर ये है हमारा, हो गया है। रिएक्शन सेंटर को हम किसी और कलर से बना देते हैं, चलो ये हमारा रिएक्शन सेंटर मेन मॉलिक्यूल, और ये जो एक्सेसरी वाले हैं ये सारे ग्रीन कलर से बने हुए हैं। इनका काम क्या है, ये क्या करेंगे, इनके पास फोटॉन्स आ रहे हैं, सबके पास फोटॉन्स मतलब यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी जो होता है फोटॉन्स होता है। सनलाइट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे। कैसे ट्रांसफर करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आया है हाई एनर्जी ऑफ लाइट। अगर हम बात करें एनर्जी और वेवलेंथ के रिलेशन की, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ एनर्जी जितना ज़्यादा, वेवलेंथ उतना कम। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो एनर्जी, हाई एनर्जी ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, हाई एनर्जी ऑफ लाइट आ रही है, तो वेवलेंथ यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते हैं हम 500 अप्रॉक्स, ये मॉलिक्यूल जो है 500 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट यहाँ पर आ रहा है, मतलब एनर्जी बहुत हाई है अभी। और ये 500 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को रिसीव करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, उसके बाद आगे ट्रांसफर कर रहा है कुछ एनर्जी। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर करेगा ये 550 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी कम हो गई 550 से। अब ये जो आगे ट्रांसफर कर रहा है ये मान लेते हैं हम 600 नैनोमीटर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसफर कर रहा है, और जब ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करेगा तो ये हो सकता है 680 ट्रांसफर करेगा या 700। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर एनर्जी कम करते जा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा लाइट का। अब रिएक्शन सेंटर पर सबसे कम एनर्जी वाली लाइट पहुँचती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन होने का डर है। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब अगर बहुत हाई एनर्जी ऑफ लाइट आएगी तो देयर इज अ चांस कि वो डैमेज हो जाए पिगमेंट। तो हम रिएक्शन सेंटर जो हमारा किंग है, जो हमारा मेन सेंट्रल मॉलिक्यूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम डैमेज का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, उसे हम डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हाई लाइट एनर्जी आती है और वो घूम फिर कर कम करके पहुंचाया जाता है रिएक्शन सेंटर तक, ताकि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। एक्सेसरीज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो अगर डैमेज होते भी हैं तो चल जाता है, बट रिएक्शन सेंटर हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं 680 पहुंचा, तो अगर 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट एक रिएक्शन सेंटर रिसीव कर रहा है और उसके आगे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके प्राइमरी एक्सेप्टर को दे रहा है, आगे की जो भी प्रोसेस चल रहा है, तो अगर ये 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट आया है तो इसे अब हम नाम दे देंगे फोटो सिस्टम 2, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 विथ ऑल दीज। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अगर ये 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट रिएक्शन सेंटर रिसीव कर रहा है तो हम बोलेंगे ये फोटो सिस्टम 2 बना दिया है, ये फोटो सिस्टम 2 है, 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट। और अगर ये 700 रिसीव कर रहा है, 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को रिसीव कर रहा है, तो हम बोलेंगे, उसे नाम दे देंगे फोटो सिस्टम 1। अब ये 1-2 कैसे दिया गया, 1-2 बस इस बेसिस पे दिया गया, पहले इसे डिस्कवर किया साइंटिस्ट को, पहले इसके बारे में पता चला कि कोई एक रिएक्शन सेंटर है जो 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को रिसीव करता है और आगे का जो भी प्रोसेस इनका चल रहा है वो करता है, इन्होंने नाम दे दिया फोटो सिस्टम 1।
दूसरा इन्होंने दूसरा ढूंढ रहे थे, दूसरा पता चला अच्छा 680 भी रिसीव करता है, कोई उस पर भी काम करता है, तो इन्होंने नाम दे दिया फोटोसिस्टम 2। तो जस्ट ऑन द बेसिस कि कौन पहले डिस्कवर हुआ कौन बाद में डिस्कवर हुआ, उस बेसिस पर हमने नाम दे दिया गया, और कुछ भी रीजन नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पर एक बोला था हमने रिएक्शन जो था एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एक्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, TW एंजेलमैन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था। यहाँ पर कंपैरिजन है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। देखो ये हमारा जो ये ब्लैक वाले लाइन जो हमारा डिनोट कर रहा है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिनोट कर रहा है या फिर एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिनोट कर रहा है। एक्शन मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट डिफाइन हो रहा है, ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है, और क्लोरोफिल ए का। ठीक है, तो यहाँ पर 400 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट और 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर्स पर एक पीक बन रहा है बहुत शार्प, और एक 700 नैनोमीटर्स पे, ये दो पीक बन रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों जगह पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे हाईएस्ट पीक शो करता है। मतलब अगर हम बात करें तो अगर हमको लाइट देना होगा कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए, तो हम 400 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को फोकस कर सकते हैं या फिर 700 को फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली बढ़ेगा। बाकी जगह पर होगा बट नॉर्मल रेंज में, नॉमिनल चलेगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन भी इसी तरीके का होता है, एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा इसी रेंज में हो रहा है, 400 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट का ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड देन अप्रोक्सीमेटली नियर टू 700, ठीक है, नियर टू 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। और ये रफली एक दूसरे पर रफली ऐसा लगता है सिमिलर है, ठीक है, ओवरलैप करते हैं रफली, नॉट एग्जैक्टली। चलो अब आ जाते हैं हम लाइट रिएक्शन पर। लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लाइट रिएक्शन पढ़ने के पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि एक्चुअली ये जेड स्कीम क्या है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हम फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं दो तरीके का, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पर आ रहा है जेड स्कीम। देखो एक ये हमने बनाया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा यहाँ पर कौन से आएंगे, एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड हमारे रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब एंजाइम्स वगैरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिला के हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 2। तो अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो फोटो सिस्टम 2 मतलब क्या हो गया, 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर फोटो सिस्टम 1 है इसका मतलब ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले जब लाइट पड़ेगी तो इनके रिएक्शन सेंटर पर भी पड़ेगी और इनके एंटीना मॉलिक्यूल्स पर भी पड़ेगी। घूम फिर कर जो भी है यहाँ पर जितने भी लाइट एब्जॉर्ब हुआ है रिएक्शन सेंटर को गया है 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ जब, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है जिसे हमने सिंपली बस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाम दे दिया है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो आगे ट्रांसफर करता है उस इलेक्ट्रॉन को इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर शॉर्ट में हम बोलते हैं ETS। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस तरीके से पहुंचा और इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, ETS के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहां कुछ और प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से ATP बन जाता है। तो यहाँ पर एक फायदा हमें क्या हो रहा है, ETS को यूज करने का। ETS जब हम यूज कर रहे हैं तो ATP हमें बन के मिल जा रहा है। ऑल्दो हम ATP को बाद में यूटिलाइज ही कर लेंगे, लेकिन हमें अभी ATP चाहिए, बाद में काम आएगा हमारे ATP। तो ATP बन जा रहा है एक फायदा। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम 1 बनाता है वहां पर हमें 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट चाहिए। 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट जब हमें चाहिए तो मतलब एनर्जी और कम हो चुका है, एनर्जी और कम हो चुकी है। अब यहाँ पर से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जिसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है हमारा NADPH का। ठीक है, NADPH हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो हमारे पास इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, एक NADPH बन के तैयार है, एक हमारे पास ATP बन के तैयार है। हमें दो फायदा यहाँ पर मिला है। और ये जो इस तरीके का हमने बनाया है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ऐसा रफली लग रहा है, इस तरीके से Z तरीके से डायग्राम बन रहा है, तो इसे हमने कह दिया Z स्कीम। ठीक है, अब देखो यही चीज होती है जब हम नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। जेड स्कीम इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग। देखो हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, इसके थ्रू गया है, यहाँ से भी तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सेप्ट किया गया, आगे प्रोसेस में यूज होगा, उसकी भरपाई किसने कर दी? फोटो सिस्टम 2 ने कर दी। जब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो उसकी भरपाई किसने कर दी है? फोटो सिस्टम 2 ने भरपाई कर दी है। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई है। पर जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन गया है उसे कौन भरपाई करेगा? क्योंकि इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो इसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर वाटर टूटता है और जिसके वजह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 2 में इसकी भरपाई की जाती है, जिसकी वजह से एक और क्या फ़ायदा हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो जब हम इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पर ये जेड स्कीम बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूज हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या बना? हमारे पास NADPH बना, हमारे पास ऑक्सीजन बना, हमारे पास एक ATP बना। 3 चीजें बनके तैयार हुई हमारी, ठीक है। जेड स्कीम समझ में आया? ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर फोटॉन्स यूज हो रहे हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, ठीक है। यहाँ पर ATP हमें बनाना है। ATP हम फोटोन यानी लाइट एनर्जी यूज करके बना रहे हैं। अब देखो ATP क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आगे हमें खर्च करना है, इसलिए अभी हम बना के तैयार कर रहे हैं। हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था जो NCERT में दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं, इस टाइप से अगर चीजें चलती है, इस टाइप से प्रोसेस होता है, हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्सेप्ट किया गया, NADPH बन के हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ बना, ठीक है। इसकी भरपाई किसने की? फोटो सिस्टम 2 ने भरपाई की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भेजा और यहाँ पर एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया ATP। इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए वाटर टूटता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया ऑक्सीजन। तो 3 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें, नॉन साइक्लिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे चला जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस से खुद नहीं मिल रहे हैं, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन खुद इसे वापस मिल जाए घूम करके, तब हम बोलेंगे साइक्लिक। यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बन रहा, ऑल्दो इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जा रहे हैं, पर एक चेन प्रोसेस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं। 3 चीजें बनके तैयार हुई हमारे पास, NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक पर। साइक्लिक मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसे वापस घूम फिर कर खुद ही मिल जाएगा। देखो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। तो जब फोटो सिस्टम 1 यूज हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को खुद ही ले रहा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भरपाई यहाँ पर हो गई। अब इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्यों पास होना पड़ा? अगर ऐसा ही था, इसे इलेक्ट्रॉन वापस खुद मिलना ही था, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज किया तो हमें एक फायदा मिल रहा है, हमारे पास ATP बन रहा है। तो ATP बनाने के लिए साइक्लिक प्रोसेस करना जरूरी है। नॉन साइक्लिक से तो हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, NADPH बन रहा है, ATP बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, बट अगर हम साइक्लिक यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा ATP नहीं बन के आएगा। तो एक प्लांट में, एक जहाँ पर भी मीजोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पर दोनों के दोनों प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेसेस चलते हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस में देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा था स्ट्रोमा लैमेली ग्रैना थाइलाकॉइड्स। ग्रैना थाइलाकॉइड्स में हमारे पास फोटो सिस्टम 1 भी होता है एंड फोटो सिस्टम 2 भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, नॉन साइक्लिक। पर जो स्ट्रोमा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने वाला है। यहाँ पर तो नॉन साइक्लिक चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेली में इस जगह पर
सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक, तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा काम हो ही रहा है, बट यहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है। एटीपी हम बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एनर्जी, ताकि आगे हम यूज करें, तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है। ओके, समझ में आया? डिफरेंस क्या हो गया नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक में? डिफरेंस ये है कि पहला डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों यूज होगा, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। ओके, नॉन साइक्लिक में हमें एंड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं NADPH, ATP एंड ऑक्सीजन। साइक्लिक में हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज ATP। तीसरा डिफरेंस, नॉन साइक्लिक जो होता है हमारे ग्रेना थाइलाकॉइड्स में होता है, और जो साइक्लिक होता है हमारे स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ओके, नॉन साइक्लिक में इसका जो भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन है उसे खुद नहीं मिल रहा है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लाइट फोटो सिस्टम 1 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वाटर के स्प्लिटिंग से, वाटर के टूटने से, बट इन द साइक्लिक प्रोसेस इसका इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इसे वापस खुद ही मिल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास इसीलिए हो रहा है क्योंकि इससे हमें एक फायदा मिल रहा है कि हमें ATP बन के एक्स्ट्रा ATP हमें मिल रहा है, जो कि इसमें एड ऑन कर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ATP हमें क्यों चाहिए आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये डिफरेंसेस हैं नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब हम आ जाते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें पढ़ना है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे ATP बन रहा है। हमने बोला ATP बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जब पास हो रहा है तो ATP बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्वेश्चन आ रहा होगा ना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हम जो बार बार बोल रहे हैं ETS, ये होता क्या, इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या बना हुआ है, एक थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है मतलब यहाँ पर ये हमारे ये है क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके से जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसमें से ये एक थाइलाकॉइड है। ठीक है, ग्रेना थाइलाकॉइड हमने इस तरीके से, मान लो दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, इसमें हमने इस तरीके से बनाया था ना ग्रेना थाइलाकॉइड, तो इसी का हमने लार्ज एक्सटेंडेड वर्जन हमने जूम आउट कर दिया, जूम इन कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये एक हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 भी है, फोटो सिस्टम 1 भी है। इसका मतलब ये ग्रेना होगा या स्ट्रोमा होगा, यहाँ पर ग्रेना होगा या स्ट्रोमा होगा। हमने कैसे पढ़े थे, ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था। तो ये ग्रेना वाले थाइलाकॉइड होंगे या स्ट्रोमा वाले लैमेले होंगे, दोनों है तो ग्रेना होंगे। और यहाँ पर अगर दोनों काम कर रहा है, इसका मतलब नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है। और नॉन साइक्लिक में हमने Z स्कीम पढ़ा, साइक्लिक में Z स्कीम नहीं पढ़ा था हमने। ओके, तो जब हम यहाँ पर नॉन साइक्लिक करा रहे हैं तो लाइट एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लाइट एनर्जी आई तो फोटो सिस्टम 2 से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक साइट होगा, उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब एक्सेप्ट कर लिया, उसने पास किया है इनटू द ETS, यही है हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या क्या कंपोनेंट्स है, प्लास्टोक्विनोन, इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन ने ट्रांसफर किया कहाँ, साइटोक्रोम B6F को। ठीक है, साइटोक्रोम B6F को ट्रांसफर किया, ये दूसरा कंपोनेंट है। साइटोक्रोम B6F ने ट्रांसफर किया टू प्लास्टोसाइनिन, जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा ETS का। प्लास्टोसाइनिन से होकर ये फाइनली जा रहा है फोटो सिस्टम 1 के पास। इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, किसका, इसका इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन भी तो भेज दिए थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इसके पास भी लाइट आई थी, इसने भेज दिए थे, तो यहाँ से भरपाई की गई इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर से जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, ये जो FD है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरेडॉक्सिन। ठीक है, फेरेडॉक्सिन इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया, फाइनली हमारे पास NADPH बन के तैयार हुआ। ये हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक में, NADPH बन रहा है। और ये NADPH किस साइड बन रहा है, ये पार्ट हमारा थाइलाकॉइड के बाहर वाला था, मतलब ये पोर्शन हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। तो स्ट्रोमा में हमारे पास NADPH बन रहा है। ओके, अब देखो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ATP कैसे बन रहा है, हमें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट।
प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं ना, H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों? हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। जब हमने H प्लस कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ से गायब कर दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो एक प्रोटॉन बचा, तो इसलिए हम H प्लस को सीधे सीधे प्रोटॉन ही बोल देते हैं। तो हमें कॉज क्रिएट करना है यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर इनसाइड द थाइलाकॉइड, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ये पोर्शन कहलाता है ल्यूमेन, थाइलाकॉइड के अंदर वाला, और ये पोर्शन क्योंकि थाइलाकॉइड के बाहर है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड के अंदर ये पोर्शन है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन और स्ट्रोमा में हमें प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट करना है, हमें एक जगह पर बढ़ाना है प्रोटॉन, एक जगह पर हमें कम करना है प्रोटॉन। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम H प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, देखो तीन मैकेनिज्म से, तीन तरीके से कम करते हैं। पहला, यहाँ पर से प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, H प्लस निकाल लेगा, H प्लस रिसीव करके इधर भेज देगा। तो एक तरीका स्ट्रोमा से H प्लस को यहाँ भेजा गया, ठीक है, यहाँ से उठाया, स्ट्रोमा से उठाया, ल्यूमेन में भेज दिया, एक तरीका। दूसरा, NADPH बनाने के लिए एक H प्लस यहाँ से यूज कर लिया गया, तो ये हमारा तरीका नंबर 1, ये हमारा दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप, ठीक है, जिससे हमने क्या किया, यहाँ पर कम, हमें अल्टीमेटली यहाँ बढ़ाना है, यहाँ पर कम करना है, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए, तो या तो ऐड करो या तो निकालो, कुछ भी करो। तो यहाँ से एक तो ट्रांसफर किया हमने, एक यहाँ से गायब कर दिया। गायब कैसे किया, NADPH बनाने के लिए गायब किया, ठीक है, उड़ा नहीं दिया, सीधे NADPH बनाने के लिए गायब किया। अब इस जगह पर हम एक ऐड भी कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग कर रहे थे, याद है, फोटो सिस्टम 2 में उसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए हमने वाटर तोड़ा था, वाटर से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था, पर वाटर से जो H प्लस निकला और ऑक्सीजन निकला, उसका क्या, ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हो जाएगा, ऑक्सीजन का काम खत्म। जो H प्लस होगा वो यहाँ पर एक एडिशन की तरह काम करेगा इसके प्रोटॉन ग्रेडियंट को बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या किया, तीन तरीके से यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार किया है। एक, यहाँ से उठाकर इधर ट्रांसफर कर दिया, कौन हेल्प कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन। दूसरा, NADPH बनाने के लिए यहाँ से प्रोटॉन उड़ा लिया हमने, सेकंड तरीका। तीसरा, वाटर को स्प्लिट किया, जब हमने अंदर के साइड, ल्यूमेन के साइड में वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है, NADPH स्ट्रोमा में बन रहा है और ल्यूमेन के साइड वाटर स्प्लिट हो रहा है, जिसकी वजह से एक और H प्लस ऐड हुआ है यहाँ पर। तो तीन तरीके से हमने अल्टीमेटली क्या किया, अंदर के साइड H प्लस बढ़ा दिया। H प्लस जब हम बढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, pH कम हो गया। H प्लस और pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, ऐसे ही कुछ होता है ना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हमने H प्लस बढ़ा दिया, इसका मतलब pH कम हो गया, एसिडिटी यहाँ पर बढ़ गई है, pH कम मतलब एसिडिक, ठीक है, एसिडिटी बढ़ गई है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा अगले स्टेप में कि भाई क्यों ही कर रहे थे इतना मेहनत, जब वापस सब कुछ बेकार ही करना था। बढ़ा तो दिया हमने, अब हम इसे वापस बाहर भेज देंगे थ्रू F0 F1 पार्टिकल। ये CF0 और ये CF1 ये हमारा मेम्ब्रेन में होता है। CF0 क्यों, C क्यों है, क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है। F0 जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन पार्ट होता है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज। इसे हमने नाम दिया हुआ है ATP सिंथेज। ये हेल्प करता है ATP बनाने में। अब इसके दो पार्ट्स है जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। CF0 क्लोरोप्लास्ट की वजह से C आया है, F0 मतलब मेम्ब्रेन में है, और F1 पार्टिकल जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, तो C आया है, ठीक है। ATP सिंथेज यहाँ लिखा भी है, ATP सिंथेज। अब यहाँ से जब हमने कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा लिया, अब हम इसे बाहर भेज देंगे वापस से। मतलब इतनी मेहनत की हमने यहाँ पर बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अल्टीमेटली हम उसे बर्बाद ही कर रहे हैं, जीरो ही कर रहे हैं, हम बाहर ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बाहर भेजेंगे तो फाइनली हमारे पास ATP बन के तैयार होगा। इतनी मेहनत करके हम ATP बनाते हैं, एक ATP, ओके। तो ये है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मतलब हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारा ATP बन रहा है,
कैसे बन रहा है? ETS के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस दौरान एक H+ को ट्रांसफर कर रहे हैं स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, एक H+ को NADPH बनाने में यूज कर रहे हैं और एक H+ हम ऐड कर रहे हैं वाटर को तोड़ करके। जब हमने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ा लिया ल्यूमेन में, हम इसे वापस से 0 कर देंगे, ठीक है, बाहर भेज देंगे, सारा काम बर्बाद करेंगे, लेकिन उसमें फायदा क्या हो रहा है? एक ATP बन जा रहा है, बस एंड प्रोडक्ट हमारा एक ATP बन रहा है। दिस इज कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, अब आते हैं हम क्यों जरूरी है डार्क रिएक्शन पर। डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? अब हम डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बना रहे हैं। अभी तक हमने सारी तैयारी करके रखी थी, तो लाइट रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक सनलाइट आएगी। जब तक सनलाइट है तब तक ही लाइट रिएक्शन चलने वाला है, लेकिन डार्क रिएक्शन उस टाइम ड्यूरेशन में भी चल सकता है जब सनलाइट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है। डार्क रिएक्शन को प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए, NADPH, ATP, ये दो चाहिए, ऑक्सीजन तो रिलीज आउट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये दो चीज चाहिए, NADPH एंड ATP। कैसे चाहिए? देखो, डार्क रिएक्शन को हम यूजुअली एक नाम बोलते हैं केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए नाम हमने दिया C3 साइकिल, सिंपल। केल्विन साइकिल क्यों? साइंटिस्ट का नाम था केल्विन, जिन्होंने डिस्कवर किया C3 साइकिल। कार्बन 14 को यूज करके डिस्कवर किया था कि इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके बाद कौन सा स्टेप है, कार्बन 14 यूज करके किया था। नॉर्मली हम कार्बन 12 होता है ना, बट कार्बन 14 हमने यूज किया था, आइसोटोप है एक। अब आ जाते, हमने नहीं, मतलब केल्विन ने यूज किया था। हम आते हैं क्या होता है डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन में हम दो पढ़ेंगे, C3 एंड C4। C3 साइकिल यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, केल्विन साइकिल इसका दूसरा नाम है। देखो यहाँ पर राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ठीक है, RUBP, ये एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, यहाँ पर यूज होगा और ये फाइनली कार्बोक्सिलेशन करके बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यही जो है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसके बेसिस पर हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। पहला प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसके थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप एडेड है, इसलिए नाम दिया गया है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है और कार्बोक्सिलेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पहला 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसकी वजह से C3 साइकिल नाम पड़ा। नेक्स्ट स्टेप हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ATP यूज कर रहे हैं, NADPH यूज कर रहे हैं। हमने बनाया था लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH, अब हम उसे यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसे यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका रिडक्शन करके बनाना है ट्राइओज फॉस्फेट, जिससे आगे चलकर हमारा ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च जो भी हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बनेगा। तो हमें ये तो बनाना ही है ना, एंड प्रोडक्ट तो हमारा फोटोसिंथेसिस का। तो इससे बनाने के लिए ATP और NADPH यूज कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हो गया। अब हमने यहाँ पर अपना ग्लूकोज बना लिया, काम हमारा हो चुका है। तो क्या हम यहीं पर छोड़ देंगे इसे? नहीं, हमें इस RUBP को रिन्यू भी तो करना है। इस RUBP को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी तो करना है। तो जब हम रेडी करेंगे तो वहां पर हम एक और ATP खर्च करेंगे और एक और ATP खर्च करके उसको रिन्यू करेंगे, वापस से उसे तैयार करेंगे पेंट को चाड़ा करके, ठीक है, वापस से रेडी करेंगे ताकि दोबारा से ये CO2 एक्सेप्ट कर सके। ओके, पेंट को चाड़ा वाला मजाक था। अब वापस से हम इसे CO2 एक्सेप्टर के लायक बनाएंगे, वापस से हम रिन्यू करेंगे, जिसके लिए एक और ATP। तो यहाँ पर हम टोटल कितने ATP खर्च कर रहे हैं इस पूरे रिएक्शन में? C3 साइकिल में हम कितने ATP माइनस कर रहे हैं? 2 ATP माइनस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और कितने ATP, कितने NADP? एक NADP हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक NADPH ये हम खर्च कर रहे हैं। अब देखो, इस तरीके से अगर 6 साइकिल चलते हैं, 6 साइकिल जब चलेंगे तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने वाला है। तो जब C3 साइकिल ये सारा काम 6 बार चलेगा इंटू 6,
तब जाकर हम बोलेंगे कि हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन के तैयार होगा। ठीक है, इससे अल्टीमेटली बनेगा ग्लूकोज, लेकिन जब ये सारा काम जो है वो इंटू 6 टाइम्स चलेगा, तो टोटल हम यहाँ पर C3 साइकिल में कितने एटीपी खर्च कर रहे हैं, तो टोटल हम क्या बोल सकते हैं 12 एटीपी खर्च कर रहे हैं, और हम कितने 6 NADPH खर्च कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? हम यहाँ पर कितने खर्च कर रहे हैं, 6 NADPH खर्च कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं। चलो देखो होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर टोटल 18 यहाँ पर एटीपी खर्च होता है और 12 NADPH खर्च हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर ये डबल डबल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स में चलेंगे, तो हम इस साइकिल के अकॉर्डिंग, क्या इस साइकिल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एटीपी खर्च हो रहा है और एक NADPH खर्च हो रहा है यहाँ पर, और एक एटीपी यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम इंटू 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं अब टोटल कि 3 एटीपी खर्च हो रहा है और यहाँ पर 2 NADP खर्च हो रहा है, 2 NADPH। तो टोटल में हमारे पास 18 एटीपी खर्च होता है और 12 NADPH खर्च हो रहा है। कैसे? देखो ये हमने अभी तक जितना पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो 18 ATP और 12 NADPH, तो जितने हम NADPH खर्च कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा ATP खर्च कर रहे हैं, इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस का चलना जरूरी है। नॉन साइक्लिक तो ATP बना ही रहा है, पर क्वेश्चन आता है ना कि फिर हम साइक्लिक क्यों ही चला रहे हैं, तो साइक्लिक इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें 18 ATP चाहिए पर 12 NADPH कम चाहिए पर ATP ज्यादा चाहिए। देखो यहाँ के हमने ये 2 क्यों ऐड किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो RUBP है ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल है यहाँ पर टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये 3 कार्बन बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। इसी को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। एक्चुअली में साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि यहाँ पर ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये जो कार्बन का एक्सेप्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है तो ये 2 होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और प्लस 1 3, ये तो हमें पता चल गया था 3 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का होना चाहिए, तो इसने एक एक्सेप्ट किया, तो अल्टीमेटली 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनना चाहिए। बहुत साल वेस्ट किए, बहुत साल वेस्ट क्या किए, मतलब बहुत साल एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत टाइम लगाया, बहुत कुछ इन्होंने पता करने की कोशिश की, तब जाके समझ आया कि ये जो RUBP है ये एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक कार्बन यहाँ से एक्सेप्ट किए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 6 कार्बन, और ये इससे हमने 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो इसीलिए हम आगे जो भी काम करेंगे वो इंटू 2 करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए अगर एक ATP एक NADPH यूज हो रहा था, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बोलेंगे 2 ATP 2 NADPH यूज होगा। ठीक है, अब जब हमें RUBP को रीजेनरेट करना है, तो RUBP तो एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही कंसिडर करेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं 6 बार साइकिल चलाएंगे एक ग्लूकोज, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलाना है, और एक साइकिल में 2 + 1 3 ATP खर्च हो रहे हैं और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। तो टोटल एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमने 3 × 6 18 ATP खर्च किए और 2 × 6 12 NADPH खर्च किए। समझ में आया? ये था हमारा C3 साइकिल। ओके, अब हम आ जाते हैं C4 साइकिल पर। देखो C4 साइकिल यूजुअली उन प्लांट्स में होता है जो कि थोड़े से हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स में होता है। इनमें क्या होता है, क्रैन्स एनाटमी पाई जाती है। क्रैन्स एनाटमी में क्या होता है, जो भी इनके वस्कुलर बंडल्स है, वस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल्स होते हैं, और ये बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो इम्परवियस, ये इम्परमिएबल होते हैं टू गैसेस, इम्परमिएबल टू गैसेस। तो गैसेस यहाँ से आ जा नहीं सकते, गैसेस को ये आने जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं निकल सकता, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, क्रैन्स
क्रैन्स एनाटॉमी होता है, ये एक रीथ की तरह दिखते हैं। रीथ मतलब माला, क्रैन्स एनाटॉमी मतलब एक माला की तरह अरेंज होते हैं, इस टाइप से रीथ बनाते हैं, माला की तरह अरेंजमेंट बना लेते हैं ये वस्कुलर बंडल के राउंड, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो एक है बंडल शीथ सेल, एक कंपोनेंट है, एक है मेसोफिल सेल। C4 साइकिल में क्या क्या काम चल रहा है, यहाँ पर हमने मेसोफिल सेल में तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, मेसोफिल सेल में इजीली कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है। अब मेसोफिल सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड आया है तो हमने यहाँ पर यूज क्या किया, हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और हमने उसको फिक्स कर दिया, बनाया C4 एसिड। मतलब यहाँ पर जो C4 एसिड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, OAA, इसीलिए इसका नाम है C4 साइकिल। पहला मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो 4 कार्बन का है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये है 4 कार्बन का पहला मॉलिक्यूल जो इस प्रोसेस में बनता है, जिसके नाम पर हमने इसे C4 साइकिल कहा है। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन चुका है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली इनटू द बंडल शीथ सेल्स। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास क्या है, इसने कार्बन को यूज, कार्बन यहाँ पर से एक्सेप्ट किया गया और कार्बन की वजह से ये बना है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जब यहाँ पर ये आएगा बंडल शीथ सेल में, यहाँ पर इसकी हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन जब हो जाएगा तो डी कार्बोक्सिलेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। हमने ये काम क्यों ही किया, हमें क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर ये काम करने की, क्योंकि ये पार्ट जो है बंडल शीथ सेल्स जो है ये इम्परमिएबल होते हैं गैसेस के लिए, यहाँ पर गैसेस नहीं आ जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो पहुँचाना था, यहाँ पर रिसीव किया, एक तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हमने यहाँ भेज दिया। यहाँ पर आके ये टूटेगा जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ये चला जाएगा हमारा वापस से C3 साइकिल में, जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, C3 साइकिल जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो रहा है, RUBP एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सेम साइकिल चलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल लिखा है तो C3 साइकिल चलने वाला है। अब क्योंकि C4 एसिड था, एक कार्बन निकल गया तो बचा क्या, C3 एसिड। C3 एसिड को वापस से भेज दिया जाएगा, इसका रीजनरेशन होगा, वापस से ये साइकिल चलता जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे C4 साइकिल, और उसमें कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। ओके, यूजुअली जहां पर हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स होते हैं वहां पर ये होता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। देखो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में हम बना रहे थे 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट। फोटो रेस्पिरेशन जब यहाँ पर होगा तो वहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट तो बनेगा, लेकिन एक और मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। हमने यहाँ पर C3 साइकिल जब पढ़ा तो हम बोल रहे थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो काम यहाँ पर स्मूथली चल जा रहा है। और एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, कार्बन एक्सेप्टर हमने क्या पढ़ा था, RUBP। इस RUBP को काम करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, रुबिस्को। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को जो एंजाइम है, फोटो रेस्पिरेशन में यहाँ पर एक एंजाइम जो है रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज, और दूसरा इसका पार्ट है ऑक्सीजनेज। देखो यहाँ पर डुअलिटी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो ये एंजाइम हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने में, जो कि हमारा C3 साइकिल चलेगा, या तो ये एंजाइम
हेल्प करेगा ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने में, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। अगर ये इसने कार्बन एक्सेप्ट किया तो हमारा स्मूथली ग्लूकोज बनेगा, C3 साइकिल चलेगा, सब चल रहा है अपना नॉर्मल कंडीशन। अगर इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा। किस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, किस कंडीशन में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसे मतलब नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ इसे जो भी ज़्यादा अमाउंट में मिल गया वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पर C3 साइकिल चलाएगा। अगर ऑक्सीजन मिल गया इसे ज़्यादा अमाउंट में कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और फोटो रेस्पिरेशन चलाएगा। अब अगर फोटो रेस्पिरेशन चलता है तो फोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। मतलब ये प्लांट्स के लिए नुकसान होता है कहीं ना कहीं से, ये नहीं चलना चाहिए बट स्टिल चलता है। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर NADPH, ATP, शुगर कुछ भी नहीं बनेगा बट ATP यूज हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पर ATP यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जबकि ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए। तो इसीलिए ये नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। अब होता कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ये तीनों ऑर्गेनल्स है, यहाँ पर होता है एंजाइम रुबिस्को, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट करेगा। कौन सा? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब देखो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर तो ये चीज हो सकता है C3 साइकिल में तो देयर इज अ चांस, जो हमारा मेसोफिल सेल में चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देयर इज अ चांस। बट क्या C4 प्लांट्स में, जिनमें C4 साइकिल चलता है, क्या उनमें फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस है? क्या उनमें चांस है कि कभी भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना बना के भेज रहे हैं, तो देयर इज नो चांस, यहाँ से तो ऑक्सीजन आ नहीं सकता, यहाँ पर हम ऑक्सीजन का कहीं कुछ बना ही नहीं रहे, तो देयर इज नो चांस कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने वाला है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज बंडल शीट सेल में, जहाँ पर C4 हमारा साइकिल C4 साइकिल में जो हमारा बंडल शीट सेल है, जहाँ पर कैल्विन साइकिल चलता है, वहाँ पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं हो सकता। तो फोटो रेस्पिरेशन कैन ओनली हैपन इन द C3 प्लांट्स, ठीक है, जब भी होगा C3 प्लांट्स में होगा, C4 में नहीं होता है। अब यहाँ पर वेस्टफुल प्रोसेस जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या बोला, क्यों वेस्टफुल है? ये सब कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर से ATP यूज हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा रिलीज हो जा रहा है ऑक्सीजन रिलीज होने की जगह पर, और एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA सिर्फ बन रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बन जा रहा है, जो नहीं बनाना था। हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरेट बनाना था, ठीक है। PGA हमारा क्या है? फॉस्फोग्लाइसरेट, ये हमें बनाना था, जबकि हमारा बन क्या जा रहा है? एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जा रहा है, जो हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, प्लांट्स नहीं चाहते कि ये प्रोसेस हो, बट बिल्कुल हो सकता है अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो। ओके, चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर कैटेगराइज कर दिया। तो इंटरनल फैक्टर्स में जेनेटिकली कंट्रोल्ड फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि किसी प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, उसका नंबर ज़्यादा हो, उसका साइज ज़्यादा हो, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स इस तरीके से अरेंज्ड है या इस तरीके से अरेंज्ड है, सनलाइट इधर ज़्यादा मिलेगा, इस तरीके से सनलाइट कम मिलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है, पिगमेंट्स फोटो ऑक्सीडाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कहीं फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं हो जा रहा, अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ तो मतलब फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, ठीक है। मेसोफिल सेल एंड द क्लोरोप्लास्ट, तो ये सारे प्लांट के अंदर के फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे। अब प्लांट के बाहर के कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, जो बाहर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, ठीक है, ये सारे हमारे, और एक टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रूल है या एक लॉ है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या बोला कि इन जो भी यहाँ पर फैक्टर्स है, बेसिकली इन फैक्टर्स की बात की गई थी, जो भी यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनमें से
जो सबसे कम अमाउंट में है, जो सबसे अपने मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन या मिनिमल अमाउंट के पास उस रेंज में है, अगर हम उसका अमाउंट बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में हमने वाटर भी सही अमाउंट में दे दिया, जितना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही अमाउंट में दे दिया है, हमने टेम्परेचर सही अमाउंट में दे दिया है, हमने CO2 कॉन्सेंट्रेशन एयर में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर दिया क्या मतलब टेम्परेचर सही है सराउंडिंग में, पर हमने इसे लाइट नहीं, एकदम डिफ्यूज्ड लाइट दे रहे, एकदम कम लाइट दे रहे हैं, तो उस केस में अगर हम लाइट का अमाउंट, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, ये लाइट की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो जो भी फैक्टर जो सबसे कम है, इन सारे फैक्टर्स में जो सबसे कम अभी के टाइम पर है, अगर हम उसे बढ़ा दें, ठीक है, लाइट सबसे कम दे रहे थे हम, अब लाइट का अमाउंट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हो तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। ये एक्सप्लेन किया है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में। ओके, चलो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आता है लाइट। लाइट के एक ग्राफ दिया गया है जिसमें इस साइड हमने लाइट इंटेंसिटी दिखाई है और इस साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, एक लेवल तक तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, पर एक लेवल के बाद हम कितना भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ा ले तो फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि प्लांट्स मैक्सिमम अपने सैचुरेशन पर पहुंच गए हैं। इसमें एक और पॉइंट है, अगर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी कर देते हैं तो देयर इज अ चांस कि ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाए, ऑल्दो ये दिया नहीं है बट देयर इज अ चांस, क्योंकि वहाँ फोटो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा पिगमेंट्स का। अगर फोटो ऑक्सीडेशन शुरू हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब दिया नहीं है तो हम इतना ही पढ़ते हैं कि जब तक हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे एक लेवल तक, एक लिमिट तक तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ने वाली है, बट आफ्टर अ लिमिट वो स्टैग्नेंट उतना ही रहेगा, हम कितना भी लाइट इंटेंसिटी दे दें। ओके, ये है हमारा कैसे लाइट इफेक्ट करता है। अगला फैक्टर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। देखो CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का सैचुरेशन अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। C3 प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए 360, ठीक है, 360 पर माइक्रोलीटर्स जो होते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेशन इनफ होता है अपने काम करने के लिए, पर C4 प्लांट्स के लिए नहीं होता। C4 प्लांट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हमारे एयर में 385 के आसपास होता है, तो हमारे पास एयर में अप्रॉक्स 385 है, तो वो इनके लिए तो काम कर जाएगा, पर इनके लिए काम नहीं करता है, इनको हमेशा कमी पड़ जाती है, क्योंकि इनका सैचुरेशन 450 पर पहुँचता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब बोल सकते हैं ना कि C3 का तो कम है तो इसको कमी पड़नी चाहिए, नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में 385 तक अप्रॉक्सीमेटली कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इनके लिए तो काफ़ी है, इनको ज़्यादा चाहिए, इनका सैचुरेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इनके लिए C4 प्लांट्स के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम ही रहता है, हमेशा कमी रहती है इनको। अब कुछ ग्रीन हाउस प्लांट्स है जैसे कि टोमेटो और बेल पेपर, इनको क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस में ही ग्रो किया जाता है। क्यों ग्रो किया जाता है, क्योंकि इनको चाहिए हाई सैचुरेशन ज़्यादा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। ये नॉर्मल अगर एटमॉस्फेयर वाले कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे शायद इनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ना हो पाए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी भी, पर प्रोडक्टिविटी ना हो पाए। पर अगर हम ग्रीन हाउस में इन्हें प्लांट करें, ग्रीन हाउस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखता है, हीट बढ़ा के रखता है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस में जब हम इन्हें ग्रो करेंगे तो वहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ओके, क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इनको ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर एज कम्पेयर्ड टू जब ये नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जो होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक प्लांट स्पीशीज के लिए भी अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे मैंगो जो है, मैंगो का ट्री जो है यूजुअली गर्मी के दिनों में ही हमें मैंगो मिलता है, तो वो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फ्रूटिंग होगी वो उस टाइम में होगा, ठीक है। हमें सर्दियों में क्या मिलेगा, हमें सर्दियों में अलग टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, हमें अलग अलग प्लांट स्पीशीज के लिए अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, इवन अलग अलग हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अपना बेस्ट सर्वाइवल टेम्परेचर अलग अलग होता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में कंपैरिजन की, तो टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होने वाला है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो, क्योंकि एंजाइम्स वहाँ पर इफेक्ट होंगे,
ठीक है, लाइट रिएक्शन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब C4 प्लांट्स को यूजुअली टेम्परेचर ज़्यादा ही चाहिए, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा सही रहते हैं, और C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो यूजुअली इनसे कम होता है। ऑप्टिमल मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनका एक फिक्स्ड 35 डिग्री तो 35 ही मिलेगा, एक टेम्परेचर रेंज होता है, ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज में वो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अपना बेस्ट काम जो है वो इस एक नैरो टेम्परेचर रेंज में करते हैं। तो ये इनके लिए C3 के लिए कम होता है, लोअर होता है टेम्परेचर, बट C4 के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल्स, लेकिन ये एक लिमिट तक, ठीक है, हर चीज़ एक लिमिट तक ही काम करती है। जैसे हमने लाइट इंटेंसिटी के लिए पढ़ा, एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बट आफ्टर अ लिमिट स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो C3 प्लांट्स की ही हम बात कर रहे हैं कि 25 डिग्रीज से 35 डिग्री सेल्सियस तक एक C3 प्लांट है, कोई सा भी प्लांट है, प्लांट A है मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये प्लांट A है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की इसका बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेस्ट रहता है। अभी फिलहाल का टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्रीज, इस टाइम पे 15 डिग्रीज या हम 18 डिग्रीज मान लेते हैं। अभी एटमॉस्फेयर में, अभी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 18 डिग्रीज है। जो भी फोटोसिंथेसिस का रेट चल रहा है, मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट 18 डिग्रीज x चल रहा है, व्हाटएवर XYZ, ठीक है, अगर हम 18 डिग्री किसी भी तरीके से हम 18 डिग्री से टेम्परेचर हम 28 डिग्रीज कर देते हैं, मतलब 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हम 28 से फिर 38 कर रहे हैं, तो क्या ये 38 में 2x से 4x होगा, क्योंकि इसका ऑप्टिमल 35 में है। तो अगर हम 35 तक करेंगे तो देयर इज अ चांस कि कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा, 3x, 3.5x, 3.7x तक हो जाएगा, बट हम इसका ऑप्टिमल से क्रॉस कर गए तो 38, 40, 45 अगर हम पहुंचा दें, तो हम तो सोचेंगे कि 18 से अगर हम 48 पहुंचा दे रहे, 38 से अगर हम 48, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेज हो जाना चाहिए, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 35 तक ही अपना बेस्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर जो है हमारा वाटर का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली आता है फोटोसिंथेसिस पर। जैसे कि अगर वाटर कम हो गया प्लांट में तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमेटा का हमने पढ़ा, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है, सेल में कितना वाटर अमाउंट है। तो अगर वाटर कम हुआ तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिफर करेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा, एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा के थ्रू ही तो आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगा। लीव्स विल्ट कर जाएंगे, तो लीव्स अगर विल्ट कर गए मतलब मुरझा गए, जो पत्ते हैं वो मुरझा गए, विल्टिंग मतलब मुरझाना। तो अगर मुरझा गए तो वहां पर पत्ते अगर इस तरीके से थे, तो अगर वो इस तरीके से हो जाएंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ उनका। तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया लीव्स का डिक्रीज हो जा रहा है। तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो लाइट, जितनी भी लाइट पड़ेगी, लाइट का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है वाटर का अमाउंट, ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। ओके, हमारे फोटोसिंथेसिस में इतना ही था। सो दैट वाज ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। होपफुली सबको समझ में आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025।